नमस्कार दोस्तों, हमारी श्रृंखला कहानी हिंदी सिनेमा की में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला के द्वारा बॉलीवुड नाम से विश्वविख्यात हिंदी सिनेमा की कहानी हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसका जन्म 1931 में आलम आरा फिल्म से हुआ। और इस कहानी को हम प्रस्तुत करेंगे नामी निर्देशकों और कलाकारों के माध्यम से। तो सबसे पहले हम सुनाते हैं आपको गुरुदत्त की कहानी। गुरुदत्त नाम से लोकप्रिय वसंत कुमार पादुकोण का जन्म 9 जुलाई 1925 को कर्नाटक के कारवाड़ नामक नगर में हुआ, परंतु शीघ्र ही उनके माता पिता कोलकाता के भवानीपुर चले आए और इसी कारण गुरुदत्त का बचपन बंगाल में बीता और उन्हें बांग्ला भाषा बहुत अच्छी बोलने आती थी। युवा अवस्था में गुरुदत्त ने अल्मोड़ा स्थित उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर से नृत्य कला का ज्ञान अर्जित किया। अब तक उनके माता पिता मुंबई चले आए थे। वहाँ उनके चाचा ने उन्हें पुणे स्थित प्रभात फिल्म कंपनी में 3 वर्ष का अनुबंध दिलवा दिया। वहाँ उन्होंने नृत्य निर्देशक के अतिरिक्त अभिनेता और सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया। प्रभात फिल्म कंपनी ने ही देवानंद को नायक के रूप में उनकी पहली फिल्म हम एक हैं में प्रस्तुत किया, जिसके निर्देशक थे श्री पी.एल. संतोषी। गुरुदत्त ने इस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाने के अतिरिक्त पी.एल. संतोषी के सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया और इसी दौरान उनकी और देवानंद की बहुत ही प्रगाढ़ दोस्ती हो गई और दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि यदि देवानंद पहले एक सफल नायक बन गए तो वो गुरुदत्त को निर्देशक के रूप में अवसर देंगे, और यदि गुरुदत्त उनसे पहले एक सफल निर्देशक बन गए तो वो अपनी फिल्म में देवानंद को नायक के रूप में लेंगे। 1950 तक देवानंद एक लोकप्रिय नायक बन गए और उन्होंने अपने बैनर नवकेतन फिल्म्स की भी स्थापना कर दी, जिसकी पहली फिल्म अफसर का निर्देशन उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने किया। 1951 में देवानंद ने अपनी दूसरी फिल्म बाजी के निर्देशन की बागडोर अपने प्रभात फिल्म कंपनी में किए हुए वादे के अनुसार गुरुदत्त को सौंपी। बाजी फिल्म 1946 में रिलीज़ हॉलीवुड फिल्म गिल्डा से प्रेरित है, जो फिल्म नॉयर जॉनर के अंतर्गत आती है, जिसकी लाइटिंग जर्मन एक्सप्रेशनिस्टिक मूवमेंट से प्रभावित रहती है। इस लाइटिंग की झलक आप बाजी के इस पहले शॉट में देखिए। ये था निर्देशक गुरुदत्त की पहली फिल्म बाजी का पहला शॉट, जिसमें उन्होंने एल्फ्रेड हिचकॉक के अंदाज में अपनी एक हल्की सी झलक दी है। शहर के एक गुमनाम अपराधग्रस्त कोने में रात के अंधेरे में एक कार आकर रुकती है और उस कार से राशिद खान नामक अभिनेता उतरते हैं और नीचे तहखाना नुमा सीढ़ियों से जाते हैं, जहां पर एक बुढ़िया बैठी हुई खांस रही है। राशिद खान उस बुढ़िया को मम्मी कहकर संबोधित करते हुए पूछते हैं, मम्मी वो आ गए ले? मम्मी नामक वो वृद्धा राशिद खान को सूचित करती है कि वो एक नेक लड़का है, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? वो नेक लड़का है, तुम काहे को उसके पीछे पड़े हो? हमारा सेठ बोलता हमको ये लड़का मांगता है, हम क्या करेगा? यहाँ पर ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि हिंदी फिल्मों का नायक हमेशा एक भला आदमी होता है, मगर जुआ खेलना एक ख़राब काम समझा जाता है। इसलिए नायक देवानंद को जुआरी के रूप में प्रस्तुत करने से पहले निर्देशक गुरुदत्त दर्शकों को ये सूचना देना चाहते हैं कि हमारा नायक जुआरी होते हुए भी एक नेक लड़का है। बहरहाल राशिद खान उस वृद्धा की बात को अनसुना करते हुए दरवाज़ा ठेलते हैं और उनके साथ साथ कैमरा यानी कि हम दर्शक भी उस जुए खाने में प्रवेश कर जाते हैं।
जुए खाने में घुसने के बाद सबसे पहले हमारी मुलाकात एक शराबी से होती है, जो और कोई नहीं, बाद में बहुत मशहूर हुए कॉमेडियन जॉनी वॉकर हैं। मगर ये उनकी पहली फिल्म है जिसमें उनकी एक छोटी सी ही भूमिका है। मगर इस छोटी सी भूमिका में भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि बाद में वो गुरुदत्त की हर फिल्म के अभिन्न अंग बन गए। माल पानी लेके आओ उस्ताद, खेलना वेलना नहीं, साफ हो जाओगे। आगे बढ़ने पर हमारी मुलाकात फिल्म के नायक देवानंद से होती है, जो मदन नामक पात्र के नाम से जुआ खेल रहा है और अपने प्रतिद्वंदी से हर बाजी जीत रहा है। आज इस छोकरे को लेके जाना मांगता है तो सेठ अपने को छोड़ेगा नहीं। Swear upon God बोलता है। खेल खत्म होने के बाद राशिद खान मदन को अपना परिचय देते हैं और बताते हैं कि उनका नाम पेद्रो है और वो उसे इससे भी कहीं अच्छी जगह जुआ खेलने के लिए ले जाने के लिए आए हैं। हम तुमको एक बात बोलता है, तुम 5-10 रुपए के वास्ते ये थर्ड क्लास जगह पे काहे को आता है? इधर रोज धंधे होता है, रोज पुलिस आता है। हम तुमको ऐसी जगह लेके जाएगा तुम्हारा तबीयत खुश हो जाएगा। अबे भाग वरना मोतियों जैसे दांत पेट में उतार दूंगा। अरे तुम हमारा नायक एक पेशेवर जुआरी नहीं है, इसलिए वो पेद्रो को वहाँ जाने से इनकार करता है। मगर पेद्रो के बहुत समझाने बुझाने के बाद मदन उसके साथ जाने को राजी हो जाता है। तुम डरता है? तुम समझता है हम तुमको मोटर में बिठा के भगा के लेके जाएगा? हम स्वेयर अपॉन गॉड बोलता है हम तुमको नौकरी दिलाएगा। आओ। अरे आओ नहीं। पेद्रो मदन को स्टार क्लब नामक एक जगह पर लेकर आता है, जहां पर फिल्म की नायिका गीता बाली का क्लब में नाचने वाली नर्तकी नीना के रूप में इंट्रोडक्शन होता है। दिल की मान दिल वाले ओ मत वाले ओ दिल वाले, जाके ये दिन आने नहीं, हाँ तुझको दे दूं मैं जन्नत यही। डांसर मीना को हमारे नायक से पहली ही नज़र में प्यार हो जाता है, मगर मदन के साथ ऐसा नहीं होता। तुम मुझे अच्छे लगते हो। लेकिन तुम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय व्याप्त मध्यम वर्गीय मूल्यों के अनुसार क्लब में नाचने वाली लड़की एक भली लड़की नहीं मानी जाती थी और देवानंद इस फिल्म में एक मध्यम वर्गीय पात्र को निभा रहे हैं। नायिका नीना हमारे नायक को क्लब के जुए खाने में लेके जाती है, जहाँ चल रहे खेल में नायक रुचि लेता है। नायिका नायक से पूछती है कि जब वो उसे पसंद नहीं तो उसे ये खेल कैसे पसंद है। नायक कहता है कि अगर उसने उसको बताया भी तो शायद वो समझ नहीं पाएगी। अगर मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो ये सब तुम्हें कैसे अच्छा लगता है? मैंने कब कहा कि अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता तो यहाँ आए क्यों? मैं बता दूं तो भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। सीक्वेंस के अंत में शेर सिंह नामक पात्र हमारे नायक मदन को स्टार क्लब के मालिक, जिसको वो बॉस कह के संबोधित करता है, उससे मिलवाने के लिए ले जाता है। तो इसे काम पर लगा दो। क्या काम करना होगा मुझे? शहर के बड़े बड़े होटलों में जाना, रेस कोर्स में जाना, ऐसे लोगों से वाकफियत पैदा करना और उन्हें जुआ खेलने के लिए। मगर निर्देशक गुरुदत्त ने बॉस की ऐसी लाइटिंग करवाई हुई है कि वो पात्र हमें ठीक से दिखाई नहीं देता। अंग्रेजी में ऐसी लाइटिंग को सिल्वेट लाइटिंग कहते हैं। मैं बेईमानी का जुआ नहीं खेलता। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें धोखा और बेईमानी न हो। ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा। तुम्हें अपनी बहन के इलाज के लिए काफी रुपए की जरूरत पड़ती होगी। तुम्हें इससे मतलब? यही कि हम तुम्हें अच्छी तनख्वाह दे सकते हैं। क्या बॉस का ये बोलना ज़रूरी था कि नायक मदन को अपनी बहन के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है? यदि निर्देशक ने ये डायलॉग बॉस से इसलिए बुलवाया है ताकि दर्शकों को इस बात की जानकारी दी जा सके, तो भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगले ही दृश्य में दर्शकों को इस बात की जानकारी मिलने जा रही है। आज बहुत खांसी आई थी, कहीं काम मिला भैया? नहीं रे, काम वाम कोई नहीं मिला। सुना है यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आई है। मौसी कह रही थी कि
कि वो लोगों का मुफ्त इलाज करेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि नायक मदन की बहन मंजू बीमार है, जो नायक को सूचित करती है कि उनकी बस्ती में एक नई डॉक्टरनी आई है जो मरीजों का मुफ्त में इलाज करेगी। ये नई डॉक्टरनी होती हैं कल्पना कार्तिक, जो डॉक्टर रजनी के पात्र को निभा रही हैं और फिल्म की ये समांतर नायिका हैं। मेम साहब, इन लोगों से जरा बच कर रहिएगा, बड़े बड़े गुंडे रहते हैं यहाँ, कभी कभी चाकू भी चल जाता है। अच्छा, अपनी फितरत के अनुसार हमारा नायक मदन डॉक्टर रजनी के क्लिनिक में जाकर हंसी मजाक करता है। तेरी मेम साहब दिल का इलाज भी करती हैं? कभी कभी मेरा दिल बड़े जोरों से उछलने लगता है। मगर अचानक ही एक पड़ोसन आकर सूचित करती है कि उसकी बहन की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। क्या बात है शांति? मंजू बेहोश हो गई। हाँ, जल्दी चलो। 3 महीने से बेकार है बेचारा, और बहन घर में बीमार पड़ी है। क्या कहीं भाई बहन का ऐसा प्यार हम कभी देखत नहीं। फिर भी चेहरे पर कभी मलाल नहीं, हर वक्त हंसता खेलता रहता है। बड़े मजे का आदमी है। भाई वाह। नायक मदन अपनी बहन की सुध लेने के लिए घर भागता है। उसके जाने के बाद क्लिनिक में मौजूद मरीज, जो मदन के पड़ोसी हैं, आपस में बात करते हैं कि वो अपनी बहन से कितना प्यार करता है, कितना हंसमुख लड़का है, मगर बेरोज़गारी के कारण आजकल भाई बहन का बहुत बुरा वक्त चल रहा है। ये सारी की सारी बातें डॉक्टर रजनी सुन लेती है, या कहा जाए कि ये सारी की सारी बातें रजनी को सुनवाई जाती हैं। ये जानकारी, जिसे वाइटल इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, ये इसके लिए आवश्यक होती है ताकि दर्शक फिल्म की कहानी में अधिक से अधिक जुड़ सकें। ये वाइटल इन्फॉर्मेशंस दर्शकों को कब और कैसे देनी है, दर्शकों को भी और फिल्म में जो अन्य पात्र हैं उनको भी ये जानकारी कब और कैसे देनी है, ये फिल्म के द्वारा कहानी कहने की कला पर निर्देशक की पकड़ को जाहिर करता है। जल्दी से इंजेक्शन ले आइए, अगर डिस्पेंसरी में ना मिले तो कहीं से भी। जल्दी से ये इंजेक्शन दे दो। खत्म हो गया, केमिस्ट के पास मिलेगा। जो इंजेक्शन डॉक्टर रजनी नायक मदन से लाने के लिए कहती है, वो उसकी डिस्पेंसरी में उपलब्ध नहीं है। लिहाजा नायक उस इंजेक्शन को लाने के लिए केमिस्ट के पास जाता है। रुपए देते हो तो ले जाओ, इससे कम नहीं होगा। 60 फ्लेवर आए। मेरे पास सिर्फ 5 रुपए। अरे ओवरकिल लाना वो। अरे ओवरकिल लो चंदू, बाकी पैसे मैं आपको ला देता हूँ, मुझे इंजेक्शन दे दो। जाओ भाई, ये कोई धर्म खाता नहीं खोल रखा है। देखो, मेरी बहन बहुत बीमार है, शायद मर रही होगी। मर रही होगी तो मैं क्या करूं? पैसे तो और सौदा ले जाओ। परंतु वो इंजेक्शन 20 रुपये का है और हमारे नायक के पास सिर्फ 5 रुपये हैं। केमिस्ट उसे बिना पैसों के इंजेक्शन देने से इनकार कर देता है। हताश नायक वापस उसी वृद्धा के पास जाता है जिसे हमने पहले सीन में देखा था और जिसे पेद्रो ने मम्मी कहकर पुकारा था। नायक उसे भी मम्मी कहकर पुकारता है और उससे 20 रुपये उधार मांगता है। मम्मी, मुझे 20 रुपए उधार चाहिए दवाई के लिए, नहीं तो वो मर जाएगी। क्या हुआ? कौन मर जाएगी? मेरी बहन। मम्मी के पास 20 रुपये उधार देने के लिए नहीं है, मगर वहाँ पर मौजूद वही जुआरी जो पहले सीन में मदन के साथ जुआ खेल रहा था और हार रहा था, मदन को उकसाता है कि तू तो बहुत बड़ा जुआरी है, अगर तुझे 20 रुपये की ज़रूरत है तो तू जुआ खेल और तू 20 रुपये जीत कर ले जा। अबे ओ मदन, वहाँ खड़े खड़े क्या बातें कर रहे हो? आओ ना, 1-2 हाथ हो जाए। मुझे 20 रुपए उधार दे सकते हो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। ईश्वर के लिए। डट जाओ मैदान में, तुम तो किस्मत के धनी हो। मिनटों में 20-25 बना लोगे। नहीं, इस वक्त नहीं, मुझे उधार दे दो, मैं तुम्हें 50 लौटा दूंगा, 100 लौटा दूंगा। जीत जाओ तो ले जाओ। नायक खेल खेलने पर मजबूर होता है, मगर वो बाजी हार जाता है। 100 सुनार की और 1 लोहार की। बाजी हारने के बाद वृद्धा, जिसे वो मम्मी कहकर पुकारता है, अपने गले का हार दांव पर लगा देती है।
मगर ये वाली बाजी नायक जीत जाता है और 20 रुपये लेकर केमिस्ट के पास भागता है और वो इंजेक्शन लेकर अपने घर पहुंचता है। ये लो इंजेक्शन। डॉक्टर रजनी मंजू को इंजेक्शन देती है और बताती है कि अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। नायक मदन ने उनके क्लिनिक पर जाकर जो दुर्व्यवहार किया था वो उसके लिए शर्मिंदा महसूस करता है और उनसे माफ़ी मांगता है और घर वापस छोड़ने की पेशकश करता है। मैं आपसे बहुत बुरी तरह पेश आता रहा। मुझे अपनी बेहुदा हरकतों पर बड़ा अफसोस है। कोई बात नहीं। यकीन मानिए, मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ। चलिए। घर वापस छोड़ते हुए रास्ते में उन्हें एक टैक्सी मिलती है जिसका ड्राइवर नायक का परिचित है और नायक भी पहले टैक्सी ड्राइवर था। ये कहानी स्थापित करना चाहती है। क्यों? अरे यार, पहुंचा दूंगा तुम्हारी गाड़ी गैराज में, और क्या कहते हो? क्या मामला है? नायक नायिका को उस्मान से ली हुई टैक्सी में घर ड्रॉप करता है। आइए बैठिए। अच्छा भाई उस्मान, देखो 12 बजे के पहले गैरेज में गाड़ी पहुंचा देना। अच्छा, खिंची हो जाएगी तो। नायिका को टैक्सी से घर छोड़ते हुए नायक और नायिका के बीच संवादों द्वारा कुछ और वाइटल इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान होता है। ये क्या है कि मुझे याद आ गया, आप पहले भी एक बार मेरी गाड़ी में सवार हो चुकी हैं। उस वक्त आपके साथ कोई आदमी था जो अफसर मालूम होता था। उसने आपके लिए घड़ी खरीदी थी, ठीक है ना? ठीक तो है। मेरी पिछली सालगिरह पर मुझे रमेश ने घड़ी प्रेजेंट की थी। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। और हमें इस बात का भी पता चलता है कि नायिका पहले भी जब नायक टैक्सी चलाता था उसकी टैक्सी में बैठ चुकी है और उसके साथ एक दूसरा पात्र है जिसका नाम है इंस्पेक्टर रमेश, जो उसके बचपन का दोस्त है। हाँ, तो ये रमेश साहब कौन है? पूछ सकता हूँ? मेरे बचपन के दोस्त हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं। ओह, दोनों बातें खतरनाक हैं। गाड़ी आकर उसके घर के बाहर रुकती है। अरे आज तो हमारे घर पार्टी है। मैं बिल्कुल भूल गई थी। पिताजी सब नाराज होंगे। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आपको नहीं, हो क्या गया अगर देर हो गई तो। मुझे पार्टियों से नफरत है। दोनों की बॉडी लैंग्वेज से ये बात साबित हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो चुके हैं और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया है। ये आपका बैग लगा। आप भी अंदर चलिए ना। ये नामुमकिन है। मुंबई में उन दिनों शराबबंदी चल रही थी, लिहाजा पार्टी में हमें सारे मेहमान चाय पीते दिखाई देते हैं और निर्देशक हमें ये वाइटल इन्फॉर्मेशन भी देने में कामयाब होता है कि नायिका का पिता एक बहुत ही रईस आदमी है और इसीलिए नायिका को डॉक्टर होते हुए भी पैसे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे आप अच्छे कामों के लिए दिल खोलकर दान करते हैं, उसी तरह आपकी बेटी भी गरीबों की सेवा के लिए तन मन धन निछावर कर रही है। लाख रुपए की बात कही तन। हम तो ये सोचते थे कि डॉक्टरी पास करके रजनी बिटिया भला जाएगी, पर देखो ना, वो तो गरीबों का मुफ्त इलाज कर रही है। चाचा जी, मैं कार लेकर रजनी को ढूंढने जाऊं? हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि इंस्पेक्टर रमेश की नायिका में विशेष रुचि है। नायिका नायक मदन को मन में रखकर फिल्म का अगला सुपरहिट गाना गाती है, मगर इंस्पेक्टर रमेश को लगता है कि नायिका वो गाना उसके लिए गा रही है। दुल्हन बनके जवानी की उमंगे गुनगुना
किसी भी फिल्म की पटकथा का पहला हिस्सा होती है सेटअप, यानी कि कहानी की बुनियाद, जिसमें निर्देशक दर्शकों को बताता है कि कहानी कहाँ की है, किस दौर की है, उसका नायक कौन है, उसका पेशा क्या है और ज़िंदगी में उसका लक्ष्य क्या है, और कहानी के अन्य कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं और उन पात्रों का नायक के साथ क्या रिश्ता है। कहानी की क्या कॉन्फ्लिक्ट, क्या द्वंद्व है, क्योंकि बिना द्वंद्व के, बिना कॉन्फ्लिक्ट के कोई ड्रामा नहीं होता और बिना ड्रामे के कोई मनोरंजन नहीं होता। इसलिए कॉमेडी फिल्म के अंदर भी कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट अवश्य होती है। तो ये कौन आया गाना आते आते गुरुदत्त ने फिल्म बाजी में इस फिल्म के सेटअप को संपूर्ण करते हुए कहानी की पूरी बुनियाद रखती है। नायक मदन एक मध्यम वर्गीय लड़का है जो नेक रास्ते पर चलना चाहता है, मगर वो ज़िंदगी चलाने के लिए जुआ खेलने पर मजबूर है। मगर उसकी बहन एक मरीज़ है और एक डॉक्टर रजनी जो उसके पड़ोस में आकर गरीबों का मुफ्त में इलाज कर रही है, वो उसकी बहन का इलाज करने लग जाती है। मगर हालात उसको स्टार क्लब में ले जाते हैं, जहां पेद्रो और शेर सिंह नामक दो प्यादे एक अनजाने बॉस के लिए काम कर रहे हैं। वो अनजाना बॉस हमारे नायक को अपने जुए खाने का एक पेशेवर जुआरी बनाना चाहता है, मगर हमारा नायक जुआरी नहीं बनना चाहता। अब जब किसी भी फिल्म का सेटअप पूरा हो जाता है, तब एक सीन या एक सीक्वेंस आता है जिसे हम फिल्म का पहला नाटकीय मोड़ या प्लॉट पॉइंट 1 कह सकते हैं। फिल्म बाजी के अंदर ये प्लॉट पॉइंट 1 कैसे आता है ये हम अभी देखेंगे, लेकिन प्लॉट पॉइंट 1 के आने के बाद किसी भी फिल्म के अंदर जो उसकी कॉन्फ्लिक्ट होती है वो उभर कर ऊपर आ जाती है और फिल्म अपने दूसरे पार्ट यानी कि टकराव, जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है कॉन्फ्रंटेशन, उस भाग में चली जाती है। तो अब हम देखते हैं फिल्म बाजी का पहला नाटकीय मोड़, पहला प्लॉट पॉइंट। अब तो वो अच्छी भली मालूम होती है। नहीं समझे, टीबी के मरीज कभी कभी बिल्कुल तंदुरुस्त मालूम होने लगते हैं। तपेदिक, टीबी। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, लेकिन अब सोचती हूँ सच का छुपाना गलती होगी। तुम सच कह रही हो? हाँ, लेकिन फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं। अगर मंजू को किसी पहाड़ पर अच्छे सैनिटोरियम में भेज दिया जाए। ये कैसे हो सकता है? उसको पहाड़ पर भेजने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ है? वो सब इंतजाम मैं कर लूंगी, बस तुम एक बार हाँ कह दो। तुम करोगी? क्यों? क्योंकि मैं आसानी से कर सकती हूँ। तुम इसलिए कर सकती हो क्योंकि तुम अमीर हो? तुम्हारे पास दौलत है? नहीं, क्योंकि मंजू मुझे प्यारी है और उसकी जान बचाने का यही एक रास्ता है। ये इंतजाम मुझे खुद करना होगा। बहन के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत नायक को वापस स्टार क्लब ले जाती है, जहां फिल्म की पहली नायिका डांसर नीना उसके स्वागत में फिल्म का सबसे सुपरहिट गाना गाती है। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। मुझे मालिक के पास ले चलो, मुझे काम करना मंजूर है। पहला नाटकीय मोड़ या प्लॉट पॉइंट 1 आने के बाद फिल्म बाजी अपने दूसरे भाग यानी कि कॉन्फ्रंटेशन, जिसे हिंदी में कह सकते हैं टकराव, उस भाग में चली जाती है। नायक का प्यार हासिल करने के लिए क्लब की डांसर नीना और डॉक्टर रजनी के बीच में टकराव अवश्यम भावी है, और दूसरी ओर एक जुआरी मदन और इंस्पेक्टर रमेश के बीच डॉक्टर रजनी का प्यार हासिल करने के साथ साथ कानून के इस पार और उस पार होने का टकराव भी अवश्यम भावी है। स्टार क्लब, स्टार क्लब। 2 महीने से तुम स्टार क्लब के केस पे लगे हो, लोगों को पकड़ के ले आते हो, तलाशियां लेते हो, उनसे निकलता क्या है? कुछ नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मेरा ख्याल है एक और रेड होना चाहिए। एक और रेड होने से क्या होगा? पहले भी तो तुम 2 रेड्स कर चुके हो, नतीजा क्या हुआ? कुछ नहीं।
क्या है? हुजूर, कल स्टार क्लब में मदन नाम का एक नया आदमी रखा गया है। हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर रमेश स्टार क्लब में चल रहे जुए के रैकेट का भंडा फोड़ना चाहता है और जानना चाहता है कि वहाँ का बॉस कौन है। दूसरी ओर हमारा नायक मदन बॉस से मिले पैसों से अमीरों का लिबास पहनकर नायिका डॉक्टर रजनी के क्लिनिक पहुंचता है और उसे खबर देता है कि उसने अपनी बहन को उसके इलाज के लिए सैनिटोरियम भेज दिया है। क्या जमाना आ गया है, कपड़े अच्छे हों तो इंसान की खट से इज्जत होने लगती है। मदन, ये अचानक पैसे कहाँ से मिल गए? मिल गए। कल दोपहर को मैं कंपनी बाग में एक बेंच पर बैठा कुछ सोच रहा था। मगर नायिका को शक होता है कि नायक ने किसी गलत तरीके से पैसे मैंने कमाए। झोली भर ली। मदन, उस दिन की बातों से बिगड़ कर तुमने कोई ऐसा काम कर डाला है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुमने अपने आप को किसी खतरे में डाल लिया है। तुम इसलिए नाराज हो रही हो कि मैं इन कपड़ों में तुम्हारे बराबर का दिखाई देने लग गया हूं। तुम चाहती थी कि मैं उसी तरह फटे हाल में रहूं ताकि तुम मुझ पर तरस खा सको, मेरी इमदाद कर सको और कभी कभी। देखिए कैसे फिल्म का कॉन्फ्रंटेशन सेगमेंट शुरू होते ही डॉक्टर रजनी और नायक मदन का टकराव हुआ और नायिका ने नायक को थप्पड़ मार दिया। नायिका का मन हल्का करने के लिए इंस्पेक्टर रमेश उसे एक रेस्टोरेंट लेके जाता है, मगर उस रेस्टोरेंट में फिल्म की दोनों हीरोइनों का आमना सामना हो जाता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हाँ, सोडा लेमन के लेमन सोडा। हाँ? कॉफी। कॉफी। वेटर। कौन है वो लड़का? कौन है वो? कौन है? कोई है। कौन है वो? वही। देख रहे हैं किस तरह फिल्म के प्रमुख पात्रों के बीच टकराव बढ़ रहा है। थैंक यू। स्वीट। ओहो, मैम साहब, सलाम। आइए तशरीफ रखिए। मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझसे। नायिका नायक से रेस्टोरेंट से बाहर आने को कहती है। नायक उसके साथ निकलकर बाहर आता है। नायिका नायक को अपनी कार में बैठाकर एक वीरानी जगह ले जाती है। ये दलीलें मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ। मैं भूखा था इसलिए मैंने पाप किया, मैं लाचार था इसलिए मैं बुराई के गड्ढे में जा गिरा। इंसान का कैरेक्टर भी आखिर कोई चीज होती है। देखिए मैम साहब, मेरा कोई कैरेक्टर नहीं है। जानती हैं मैं क्या काम करता हूँ? मैं लोगों को जुआ खेलने के लिए उकसाता हूँ, उनको अपने अड्डे पर ले जाता हूँ जहाँ वो हमेशा हार जाते हैं। समझिए आप? वाह वाह, खूब पेशा इख्तियार किया है। तुम समझते हो तुम अपनी बहन के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी कर रहे हो, लेकिन मैं जानती हूँ सब बहाना है। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मंजू को साफ साफ कह सको तुम्हें मेहनत और ईमानदारी का काम पसंद नहीं? तुम मजे उड़ाना चाहते हो और इसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए। इंस्पेक्टर रमेश रजनी के घर पहुंचता है और जो कुछ हुआ उसकी सूचना रजनी के पिता को देता है। रजनी कहाँ है? वो आई नहीं। तुम्हारे साथ गई थी ना? जी, रेस्टोरेंट में उसका एक दोस्त मिल गया, वो उसी के साथ चली गई। कौन दोस्त? वही जिसकी बहन का वो इलाज कर रही है। और यहाँ से फिल्म में एक और कॉन्फ्लिक्ट जुड़ जाती है, एक और संघर्ष शुरू हो जाता है। नायिका के पिता और नायक मदन के बीच का संघर्ष। कल सुबह मंजू से मिलने जा रहा हूँ, चलो। कल? हाँ, कल। अच्छा। नायक अपने रोजगार को अंजाम करने के लिए स्टार क्लब पहुंचता है तो वहाँ की नायिका डांसर नीना रेस्टोरेंट में हुई घटना को भुलाकर उसका स्वागत करती है। बहुत खुश नजर आ रहे हो। आज दिन ही कुछ ऐसा है। अच्छा। मगर पीछे से पेद्रो, रजनी के पिता और फिल्म के प्रमुख खलनायक
केएन सिंह को लेकर आ जाता है ना और वो बाजू की टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन इन मस्ताकों से तो सवाल तो पूछ लूं। क्या करती? और इस प्रकार नायिका के पिता केएन सिंह नायक पर नज़र रखने लग जाते हैं और उस सैनिटोरियम में भी पहुंच जाते हैं जहां उसकी बहन मंजू का इलाज चल रहा है। तुम्हारा क्या नाम है बेटी? मंजू। रजनी तुम्हें देखने आती है ना? जी हाँ, पर वो कई दिनों से नहीं आई हैं। भैया कह रहे थे कि एक दिन उन्हें जरूर लाऊंगा। अरे भैया, पिताजी, ये यहाँ कैसे चले आए? ये तुम्हारे पिताजी? आप यहाँ कैसे चले आए पिताजी? यूं ही बेटा, मुझे सैनिटोरियम में कुछ काम था। ये मंजू के भाई हैं। अच्छा, आपसे मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने सर और भी ऑपरेशन रूम तो देखा ही नहीं। रजनी, तुम ट्रेन से आई हो ना? जी। लौटते हो मेरे साथ चलना। और तुम भी। सैनिटोरियम से मुंबई आते हुए केएन सिंह कार में नायक मदन से सवाल जवाब करते हैं। आपने मुझे पहचाना मदन साहब? जी, कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ। आपकी जगह दूसरा आदमी होता तो शर्म के मारे जमीन में डर गया होता। मैं काफी ठीक वाक़या हुआ। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता तो अपनी हैसियत देखो और रजनी से मिलना छोड़ दो। क्या कहा पिताजी? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि मैं तुमसे मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दूं। तुम्हारे सामने यही कहते हैं झिझक महसूस होती है। ड्राइवर, गाड़ी रोको। क्या हुआ पिताजी? चुप रहो। मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूँ। मदन साहब, जरा गाड़ी से बाहर तक ले आइए। क्या रात हूँ? बखुशी। मदन जब वापस स्टार क्लब पहुंचता है तो उसे बॉस का बुलावा आता है। आओ मदन, तुम्हारी बहन का क्या हाल है? अच्छा, आज से कुछ महीने पहले तुम क्या थे और आज क्या? इस पर कभी गौर किया है तुमने? जी। आज एक और खुशी की खबर सुनाते हैं। हमने तुम्हें 1000 रुपए बोनस देने का फैसला किया है। बस? बस क्या? मैंने कहा कम से कम 10,000 तो होना चाहिए। तुम्हारी ये हिम्मत? जो आदमी टैक्सी ड्राइवर रह चुका हो उसकी आंखें सड़क पर और कान पिछली सीट पर लगे रहते हैं। वो आवाज से आदमी को पहचान लेता है। उसे कभी धोखा नहीं होता। पिस्तौल विस्तौल का नाटक छोड़िए। जिन लोगों की जिंदगी ही मौत के बराबर हो चुकी हो वो गोली से क्या डरेंगे? आप व्यापारी आदमी हैं, व्यापार की बात कीजिए। कहिए सौदा मंजूर है? तो फिर सामने आइए। इस हाथ ले और उस हाथ दे वाला मामला हो जाए। नायिका के पिता का स्टार क्लब का गोपनीय बॉस निकलना उस समय के दर्शकों के लिए बहुत बड़ी थ्रिल रहा होगा। क्या नूरानी चेहरा है। शहर के मशहूर रईस, जिनका नाम सुनकर हजारों के सारे इज्जत से झुक जाते हैं, जिनके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। शराफत के पुतले, इखलाक की मुजस्सम तस्वीर। गिन लो। गिनने की क्या जरूरत है? मुझे आप पर पूरा भरोसा है। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ तुम्हारी जुबान बंद रहेगी? फिलहाल मदन उसी बॉस के साथ काम करता रहता है और उसका अगला काम उसको एक दूसरी जगह ले जाता है। हजूर, तो आपकी खिदमत के लिए। ओ, स्टार होटल। ठीक है, माँ बदौलत 1 घंटे के बाद हाजिर होते हैं। आपका ताबेदार हूँ हजूर। चलिए। मदन, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। फरमाइए। यहाँ नहीं, पुलिस स्टेशन में। इंस्पेक्टर रमेश का
नायक मदन के प्रति क्या रवैया होने वाला है, ये एक उत्सुकता का विषय है, ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि नायिका इंस्पेक्टर रमेश को बता चुकी है। तुम समझते हो तुम पिताजी से आशीर्वाद लेकर मुझसे शादी कर लो, लेकिन मैं साफ कह दूं कि मुझे ना तुमसे प्रेम है, ना कभी था, ना कभी हो सकता है। क्या इंस्पेक्टर रमेश जुआरी मदन से प्यार में अपनी नाकामी का बदला लेगा? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम ये नीच काम फौरन छोड़ दो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह नौकरी दिलवा दूंगा। मुझसे कहे कितनी हमदर्दी? समझा। मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। मुझे तो सिर्फ उस लड़की का ख्याल आता है जो तुम्हारी वजह से इतनी परेशान है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फिल्म का पहला भाग सेटअप संपूर्ण होने के बाद फिल्म का दूसरा भाग यानी कि कॉन्फ्रंटेशन, टकराव शुरू हो जाता है और धीरे धीरे फिल्म के सारे पात्र दो खेमों में बंट जाते हैं। एक खेमा नायक के साथ और दूसरा खेमा खलनायक के साथ। धीरे धीरे दोनों खेमों में टकराव बढ़ता जाता है और फिर अंततः जब टकराव अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो फिल्म का दूसरा नाटकीय मोड़, जिसे कहते हैं प्लॉट पॉइंट 2, वो होता है जिसके होने के बाद फिल्म बहुत तेज़ गति के साथ अपने समाधान यानी कि रेजोल्यूशन की ओर दौड़ने के लिए बाध्य हो जाती है। फिल्म बाजी का दूसरा नाटकीय मोड़ यानी कि प्लॉट पॉइंट 2 तब घटित होता है जब खलनायक के लाख मना करने के बावजूद भी सेनेटोरियम में नायक और नायिका की भेंट हो जाती है। तुम मुझसे नाराज हो मदन, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे नाराज नहीं, और ना किसी और से। ये काम जो तुम कर रहे हो ये अच्छा नहीं, इसे छोड़ दो मदन, मेरी खातिर। मुझे किसी चीज पर यकीन नहीं रहा, ना तुम पर, ना तुम्हारे प्रेम पर, ना अपने ऊपर। और इस भेंट को खलनायक का एक खबरी देख लेता है और उसे जाकर सूचित करता है कि नायक और नायिका की एक मुलाकात हुई है। क्या वो भी उसके साथ गई थी? जी नहीं, वो सैनिटोरियम में पहले से मौजूद थी। इस खबर से खलनायक बहुत क्रोधित हो जाता है और वो डिसीजन लेता है। अब ये जरूरी हो गया है कि उसे अपने रास्ते से हटा दिया जाए। मैंने सब इंतजाम कर रखा है, सिर्फ आपकी हाँ की जरूरत। इस घटनाक्रम के बाद बाजी फिल्म बहुत ही तेज गति के साथ अपनी क्लाइमैक्स की ओर दौड़ने लगती है। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, और दिन वाले होर भोले भाले, सोना ना होना ना। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए। और मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस फिल्म को देखें और एंजॉय करें। 1951 में रिलीज़ हुई बाजी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म की कामयाबी ने देवानंद को एक नायक से एक लेजेंड, एक किंवदंती में परिवर्तित कर दिया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये वो टेम्पलेट है जिस पर आधारित अगले कई दशकों तक देवानंद की अपराध फिल्में बनती रहीं। बाजी की कामयाबी में इसके गीत संगीत का भी बहुत बड़ा योगदान है। उसके गीत लिखे साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया एस.डी. बर्मन ने। और प्रमुख गायिका इस फिल्म की हैं गीता रॉय, जिनसे बाद में गुरुदत्त की शादी हुई और गीता दत्त नाम से मशहूर हुई। हम इस श्रृंखला के अगले उपभाग में देखेंगे गुरुदत्त की फिल्म आर पार और जानेंगे कैसे बाजी में की गई गलतियों को उन्होंने सुधारा और बाजी से भी कई गुना सुपरहिट फिल्म का निर्देशन दिया और साथ ही साथ निर्माण भी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। देखते रहिए कहानी हिंदी सिनेमा की।